Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. Good evening, sir. Good evening, all. क्या कर रहे थे हम? लास्ट क्लास में क्वाड्रिक किया था हमने ना स्टार्ट. ओके, क्वाड्रिक इक्वेशन सभी ने पढ़ा जितना कराया था बेटा? Yes, sir. हमने कोई बताएगा जल्दी से रिकॉल करके क्या क्या पढ़ा था हमने क्वाड्रिक में? नेचर ऑफ रूट्स पढ़ लिया था हमने कि रूट्स कैसा होता है क्वाड्रिक इक्वेशन का. चलो जल्दी से रिकॉल करते हैं. क्वाड्रिक इक्वेशन में सबसे पहले कैसे लिखी जाती है क्वाड्रिक इक्वेशन? ax² + bx + c = 0, जिसमें a 0 नहीं होना चाहिए, राइट? ग्राफ कैसा बनता है इसका? ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोलिक, राइट? पैराबोला कैसा? या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड. कंडीशन क्या थी याद है? ए के ऊपर कुछ कंडीशन थी, कोई भी बताएगा बेटा? अगर अपवर्ड पैराबोला तो ए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होना चाहिए भाई? बताओ बताओ. पॉजिटिव. और अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव. और जीरो तो हो ही नहीं सकता, आपने मना कर दिया. ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसके रूट्स कितने होते हैं? 2 होते थे जिनको हम अल्फा बीटा नाम देते थे. कैसे होते हैं अल्फा बीटा? अल्फा और एक बीटा क्या क्या होते थे? -b + √d डिवाइड बाय 2a, और एक होता था -b - √d डिवाइड बाय, राइट? ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो 10th में, आई थिंक, है ना? कि रूट्स जो होते हैं वो अल्फा बीटा से डिनोट कर देते हैं -b + √d डिवाइड बाय 2a और -b - √d डिवाइड बाय 2a, जिसमें सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके इक्वल आएगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा? -b/2a, राइट? अगर आप दोनों को ऐड करोगे, अल्फा और बीटा को सोच के देखो, एलसीएम 2a आएगा, प्लस √d माइनस √d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? -2b/2a. तो 2 कट के क्या आ जाएगा? मैंने गड़बड़ कर दी क्या? -b/2a लिख दिया भाई मैंने, a आएगा ना. ठीक है, -b/a. और अगर मैं अल्फा बीटा कर दूं तो क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसको हम नाम दे देते हैं p से. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा क्या आएगा भाई? c/a, राइट? ये भी करके देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका क्या आ जाएगा? c/a आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया कि रूट्स का सम क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है. ये रिलेशन हो गया रूट्स और कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन का. यहां तक सभी को क्लियर है बेटा? Yes, sir. Sir. ठीक है. पैराबोलिक ग्राफ होता है, रूट्स कैसे होते हैं. अब आता है नेचर ऑफ रूट्स. ये पढ़ा था हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में. नेचर ऑफ रूट्स हमने पढ़ा था कि अगर पहली कंडीशन कि अगर आपका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल रूट्स आर रियल होंगे. सेकंड कंडीशन आती है, क्योंकि अगर d, देखो ऐसा क्यों कंडीशन लगाई? क्योंकि भाई जो रूट्स हैं उनमें रूट के अंदर d आ रहा है. तो अब आपको पता है कि ये बात कि अगर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? इमेजिनरी हो जाएगा, राइट? रूट d इमेजिनरी में चला जाएगा तो रियल नंबर नहीं आएगा. तो जो अल्फा और बीटा अगर उनको रियल रखना है रूट्स को, तो ये कंडीशन जरूरी है कि d की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है. 0 का रूट 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए. इसलिए रियल रूट ये कंडीशन लगा दी. अब इसके भी 2 कंडीशन और बना दी, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है. तो अगर मैं बोलूं d ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और d इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो इक्वल टू 0 के लिए क्या कंडीशन होगी? इक्वल रियल रूट्स. कैसे होंगे? इक्वल रियल रूट्स. इनको एक और नाम बोल देते हैं क्या? रिपीटेड रूट्स बोल देते हैं, रिपीटेड रियल रूट्स. ठीक है, एक ही बात है, रिपीटेड बोल दो या इक्वल बोल दो. कई जगह पे इक्वल की जगह रिपीटेड लिखा रहता है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो d ग्रेटर देन 0 में क्या होगा? अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज अलग अलग आएंगी और रियल आएंगी. ये बात भी क्लियर है, क्योंकि d अगर पॉजिटिव है तो रूट d भी क्या होगा? पॉजिटिव, तो वो भी रियल होगा. न्यूमरेटर में भी कुछ आएगा, डिनोमिनेटर में भी कुछ जो है नंबर वो भी रियल है. तो जब डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो जो अल्फा और बीटा है वो कभी भी सेम नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट d भी पॉजिटिव होगा, तो -b में एक बार कुछ प्लस होगा और एक बार -b में माइनस होगा वही चीज. तो प्लस करके और माइनस करके आंसर डिफरेंट ही आएगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. तो इसलिए कैसे रूट्स आएंगे इस बारी?
अनइक्वल और जिसको बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग, तो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे इस बार, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। और लास्ट कंडीशन है इफ d इज लेस देन 0, तब कैसे होंगे रूट्स, तब कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। तो रूट्स जो होंगे वो इस बार रियल नहीं आएंगे, कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि d अगर नेगेटिव हो गया तो फिर आंसर जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि हमें पता है कि रूट -1 क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, राइट। तो अगर ऐसा आ जाता है रूट के अंदर -7 रूट के अंदर, तो इसको क्या लिख देंगे, बताओ क्या लिखें, इसको क्या लिख दे भाई, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, बताओ चार ऑप्शन में से क्या लिखेंगे इसे, ABCD ऑप्शन बताओ भाई। चलो पोल ही कंडक्ट करा लेता हूं, सबको ABCD ऑप्शन बताना है, इनमें से क्या लिखेंगे बेटा। ओके भाई, पोल लॉन्च फिर नहीं हो रहा है मेरा, क्या प्रॉब्लम हो रही है। चलो पोल छोड़ दो, चैट में बता दो भाई जल्दी से, क्या आएगा इनमें से, ABCD ऑप्शन में से। अगर रूट के अंदर -7 लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा सभी ने पढ़ा है नहीं पढ़ा अभी, पढ़ चुके हो, पढ़ चुके तो फिर जल्दी से आंसर दे दो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, चैट बॉक्स में जल्दी से फटाफट आंसर आना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, ABCD ऑप्शन में से अगर रूट के अंदर -7 है तो 7i लिखें, -7i लिखें, √7i लिखें या -√7i। ओके, कुछ बच्चे बी ऑप्शन बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी ऑप्शन बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए ऑप्शन भी बोल रहे हैं। 3 आंसर आए हैं मेरे पास, तीनों के डिफरेंट आए हैं। ओके, कोई फोर्थ भी दे दो भाई। ओके, जल्दी जल्दी सभी का, मुझे पता था काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे इसलिए मैंने पूछ लिया है। अच्छा देखो क्लियर कर देता हूँ यार, क्या लिखा है, -7 रूट में लिखा हुआ है। इसको पहले बात समझो क्या लिख सकते हैं, इसमें ऐसे लिख सकते हैं इसको 7 × -1, राइट, ये ठीक है। और इसको सेपरेट करके ऐसे लिख देंगे √7 × √-1। तो बेटा आंसर जो आएगा √7 और ये i होता है, तो ये आएगा 7i नहीं आएगा। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन जो बोल रहे हैं वो रॉन्ग है बेटा। रूट तो 7 जो होगा वो तो रूट के अंदर ही रहेगा, 7 कैसे बाहर आ जाएगा भाई, 7 तो बाहर आ ही नहीं सकता। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी को आया समझ में, यस सर। ओके। तो देखो मेरे को पता लग रहा था मुझे कि गड़बड़ करोगे तो, इसलिए पूछ लिया मैंने। तो ध्यान से देखो बेटा कि कैसे लिखा हमने, ठीक है। तो ये हमने 4 कंडीशन पढ़ ली कि अलग अलग, कि भाई अगर रियल रूट्स हैं तो क्या कंडीशन है। अच्छा चलो एक और चीज पूछता हूँ, बताओ ये ट्रू या फॉल्स, 3 greater than equal to 2, ये ट्रू है या फॉल्स है। सर फॉल्स। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, जिनका आंसर फॉल्स है एफ जल्दी से चैट में जल्दी से टाइप करके बताओ, जिनका आंसर फॉल्स है एफ टाइप कर दो चैट में। 2 बच्चों का आया सिर्फ, बस 2 बच्चे बोल रहे हैं। ओके, जिसका ट्रू है वो ट्रू टी लिख दो, जिसका फॉल्स है वो एफ लिख दो, फिर देखते हैं मेजॉरिटी किसकी है। ओके, ज्यादातर बच्चे भाई मेजॉरिटी फॉल्स बोल रहे हैं, कुछ बच्चे अब ट्रू बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके ओके, तो मेजॉरिटी बच्चे कह रहे हैं फॉल्स भाई, तो जिनका फॉल्स है भाई उनके लिए रॉन्ग, और जिनका ट्रू है उनका ठीक है बेटा। अब क्यों ऐसा, ये भी मैंने इसलिए पूछ लिया, मुझे लग रहा था यहाँ पर भी कई बच्चे गड़बड़ करेंगे। देखो बेटा क्या होता है जब अच्छा जो फॉल्स बोल रहे हैं, कोई भी एक बच्चा अनम्यूट करके बेटा बताएगा आप फॉल्स क्यों बोल रहे हो उसे, 3 greater than equal to 2 को आपने फॉल्स क्यों बोला, क्या लॉजिक बिहाइंड इट कि जो आप फॉल्स बोल रहे हो, ताकि मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका समझ पाऊँ कि आप गड़बड़ क्या कर रहे हो, कोई बताएगा। अच्छा आप ये सोच रहे हो कि सर 3 इक्वल कैसे लिख दिया 2 के, है ना, यही कह रहे हो ना, बोलो बोलो यही कहोगे ना। यस तो बेटा एक चीज समझो, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको कैसे रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं रेड एस, इसको रीड करते हैं 3 greater than और फिर लिखते हैं और इक्वल टू 2, ऐसे रीड करते हैं। तो अगर लिखा है 3 greater than और इक्वल टू 2, तो बेटा इसमें और आ गया, तो और से ये बात क्लियर नहीं होगी कि भाई कभी भी जब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू होगा तो दोनों बातें तो कभी भी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, कभी भी ये बात तो ट्रू ही नहीं सकती कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों बात आ जाए।
जैसे जीरो भी है, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख दिया, तो इसमें या तो इक्वल टू है या ग्रेटर होगा, एक ही बात होगी, तो दोनों बातें तो कभी आएंगी नहीं, और जब दोनों बातें कभी होंगी नहीं ट्रू, तो ये तो फिर हमेशा ही फॉल्स हो जाएगा। आप तो हमेशा ही क्या कहते हो कि फॉल्स है, तो फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला लॉजिक बनाया क्यों गया? तो बेटा और का मतलब है दोनों में से कोई भी एक बात अगर ट्रू है तो आप ट्रू लिखोगे, समझ में आया? क्योंकि Yes, दोनों sir. बातें तो कभी ट्रू होंगी ही नहीं। क्लियर है भाई? देखो समझ में आया? तो ये चीजें समझो, लाइक नहीं तो गड़बड़ कराओगे, कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये आप फॉल्स लिखोगे और क्वेश्चन कुछ कह रहा होगा और आप कुछ और निकालोगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कोई भी एक बात चलेगी, मतलब अगर ऐसे भी लिखा, देखो ये वाली बात भी लिखी, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये क्या है, ट्रू या फॉल्स? बताओ क्या कहोगे? True. ट्रू, सारे ट्रू बोलेंगे भाई या कोई फॉल्स बोलेगा इसका? सारे ट्रू बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो, उनमें से कोई भी एक बात ट्रू हो तो ट्रू रहेगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन मैंने बता दी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अब आता है, अच्छा मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि अगर ये डी वाला तो कंडीशन बता दी थी मैंने लास्ट क्लास में भी। अब आता है अगर कोई भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a 0 नहीं है, और ये भी बोला हुआ है एंड ये भी बोल दिया कि a b c बिलोंग्स टू, सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं? रैशनल है। कैसे? रैशनल। कोई बताएगा रैशनल नंबर के लिए कौन सा सेट यूज करते हैं, क्या सिंबल यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं भाई? क्यू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? क्यू। क्यू रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी सी जो कॉफिशिएंट्स हैं, इनको हम कॉफिशिएंट बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सी कांस्टेंट टर्म है, एक्स का कॉफिशिएंट बी है, ए जो वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो अगर ये कॉफिशिएंट सारे के सारे रैशनल हैं, सारे के सारे क्या है? रैशनल, और अगर मान लो डी आपका क्या है, इफ, ये केस बना रहा हूं मैं, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे होंगे? ये बात समझ में आई? रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल, और कैसे होंगे? एंड डिस्टिंक्ट होंगे, राइट? भाई दोनों के दोनों रूट जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, रियल तो पक्का होंगे क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, जो रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे और अलग अलग, मतलब दोनों के दोनों और रियल भी होंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? अगर मान लो एक इररेशनल आ जाता है, मान लो, और अब मैं ये भी बोल देता हूं एंड वन ऑफ द रूट इज, मैंने दे दिया, ऐसा कह दिया 3 माइनस रूट 2, तो कोई बताएगा मुझे अदर रूट क्या होगा इसका? देन अदर रूट क्या होगा? बताओ भाई। बोलो बोलो। अगर मैंने बोला कि d ग्रेटर देन 0 है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ये बात, दो बातें क्लियर हो गई। अच्छा, लेकिन फिर मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या ऐड कर दी कि वन ऑफ द रूट कुछ ऐसा है, 3 माइनस रूट 2, तो जो अदर रूट होगा वो कैसा होगा, ये बताना है आपको। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ए बी सी जो है वो जो कॉफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे रैशनल है, तो अदर रूट कोई बताएगा कैसा होगा? Sir, 3 root 2. नहीं बेटा, 3 नहीं, 3 प्लस रूट 2 होगा बेटा। 3 प्लस रूट 2 मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि p प्लस रूट 2 और p माइनस रूट क्यू इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे दोनों अगर इररेशनल है, क्योंकि मैंने बताया था, उसका रीजन भी दिया था मैंने। देखो क्या होता है, जब आपने बोला कि ऐसा क्यों हुआ, अब आप सोच रहे हो कि सर आपने तो एबीसी कुछ बताया ही नहीं है, तो आपको कैसे पता सर ये 3 प्लस रूट 2 ही आएगा? उसका रीजन ये है क्योंकि अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं, आपको याद होगा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन याद है क्या लिखते थे हम? क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे लिखते थे ना, k टाइम्स क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये लिखते थे ना, इज इक्वल टू 0, जिसमें मैंने बोला था k क्या होता है? कोई भी स्केलर होगा, नॉन जीरो है ना, कुछ भी हो सकता है नॉन जीरो। ठीक है, तो k कुछ भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन ऐसी लिखी जाती थी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों रूट सर ने ऐसे क्यों लिए, क्योंकि देखो क्या होगा, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा आंसर? बताओ, जब सम करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम करने पे क्या आएगा बेटा? एस की वैल्यू आपका रूट 2 और माइनस रूट 2 कट जाएंगे, 6 हो जाएगा, राइट? तो 6 के साथ x आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2 7।
तो इक्वेशन ऐसी आएगी। और यहां पर देखो कोफिशिएंट जो आ रहे हैं 1, -6 और 7 कैसे आ रहे हैं? रैशनल आ रहे हैं सारे के सारे? रैशनल आ रहे नहीं आ रहे? अगर मैं पहले रूट को मैंने लिया 3 - √2, अब सोच के देखो अगर मैं 3 + √2 नहीं लेता, अगर उसकी जगह कुछ और ले लेता, कुछ भी, तो सोच के देखो कभी भी जो कॉफिशिएंट है ए बी सी वो सारे के सारे रैशनल आते? नहीं आते, क्योंकि जब आप सम करते तो पहली बात तो अगर आपने 3 + √2 और 3 - √2 नहीं लिखा तो ऐड नहीं कर पाते। ऐड मतलब जो इररेशनल वाले डिफरेंट पार्ट होंगे, मान लो एक है आपका, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपका पहला रूट आपने ले लिया 3 - √2 और दूसरा रूट ले लिया आपने 3 ले लिया, बस अब देखो क्या होगा जब आप ऐड करोगे अल्फा प्लस बीटा यानी सम, तो वो क्या आएगा 6 - √2 और आपका अल्फा बीटा कितना आएगा, जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा 9 - 3 √2। अब सोच के देखो जब आप इक्वेशन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, x² - 6 - √2 के साथ x लिखोगे और 9 - 3 √2। अब सोच के देखो ये आपका c है, ये आपका b है नेगेटिव वाला, और 1 आपका a है ना? तो मुझे देखकर बता दो क्या ये रैशनल है सारे के सारे जो कॉफिशिएंट है इसमें से? ये दोनों कैसे हैं भाई? इररेशनल नहीं आगे और ये रैशनल आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ होगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन क्या बोली थी? मैंने कंडीशन पहले ही दे दी थी क्या, कि जो आपके ए बी सी हैं कॉफिशिएंट जो है वो कैसे हैं? रैशनल है भाई। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर कॉफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रैशनल है, रैशनल तो बेटा सभी को पता है क्या होते हैं, ये बताना पड़ेगा। सभी को पता है बेटा रैशनल क्या होते हैं? नंबर्स। और इररेशनल में डिफरेंस क्या है? जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाओ उनको हम रैशनल बोलते हैं। मतलब अगर मैंने लिखा 6 बताओ कैसा है, रैशनल है या इररेशनल बेटा? 6 कैसा है मानो, रैशनल या इररेशनल? जल्दी जल्दी, किसी का आंसर नहीं आएगा? रैशनल। रैशनल बोलो करो यार जल्दी जल्दी। ओके, अगर मैंने लिखा -1/√3, अब कैसा है ये कैसा हो गया? इरेशनल। तो ये रैशनल हो गया, ये रैशनल हो गया। फिर मैंने लिख दिया 3 की पावर 5/2 डिवाइड बाय √3, अब कैसा है? रैशनल या इररेशनल? अब कैसा है? सर इरेशनल होगा। इररेशनल होगा। ये तो बेटा बाई चांस कैसा हो गया, रैशनल हो गया। कैसे रैशनल हो गया? 3 की पावर 5/2 है, नीचे जो √3 लिखा है वो 3 का हाफ होती है, या तो पता होगा सभी को कि रूट का मतलब बेटा हाफ पावर होती है, और पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी बेटा। तो सब्ट्रैक्ट होकर सॉल्व करके क्या आएगा 4/2, जो कि होती है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो बेटा 9 होता है, 9 तो कैसा है, रैशनल है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया मैंने, आया समझ में? ठीक यस है, आया सर। सभी सभी को आया समझ में? ओके, तो ये बात कंडीशन समझ में आई जो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई अगर आपके, पहली कंडीशन मैंने क्या बनाई कि अगर आपका ए बी सी अगर आपके रैशनल नंबर्स हैं जो कोएफिशिएंट्स हैं और डी की वैल्यू आपने क्या ली है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि रूट्स जो है वो रियल है और डिस्टिंक्ट भी होंगे। ये बात भी समझ में आई। फिर मैंने बोला अगर उनमें से एक रूट आपका 3 - √2 है तो दूसरा रूट जो होगा वो 3 + √2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी फॉर, ये फॉर्मूला बन गया, फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0 एंड a b c कैसे हैं, और बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। दोनों सारे के सारे क्या है, कोएफिशिएंट रैशनल है। एंड जो d आपका वो कैसा है, ग्रेटर देन 0। अगर कैसा है d ग्रेटर देन 0 है, देन इफ d is not a perfect square, if d is, चलो ये मैं बाद में पूछूंगा d वाला कंडीशन। जो मैंने रूट्स बोला कि इफ वन ऑफ द रूट, ये कंडीशन लिख देता हूं, इफ वन ऑफ रूट इज ऐसा है p + √q ऐसा है, देन अदर रूट जो होगा वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अदर रूट इज p - √q। पक्का अगर एक p + √q की फॉर्म में आ रहा है, मतलब इररेशनल रूट आ रहा है, तो दूसरा भी क्या होगा, इररेशनल होगा, लेकिन वो कैसा होगा, इसी का जो रूट वाला पार्ट है वो नेगेटिव होगा बस। ठीक है, ये बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये पहला एक फॉर्मूला बना दिया हमने, मतलब ये एनालिसिस करा कि भाई अगर ऐसा होता है तो दूसरा रूट ऐसा होता है, ये बात समझ ली।
अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहला रूट जो लिखा है वो हमेशा रूट वाला ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि बिना रूट वाला भी आ जाए, तो फिर दूसरा रूट जो होगा वो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एक रूट ऐसा है इर्रेशनल वाला है p प्लस रूट क्यू की फॉर्म में, तो तब जो दूसरा रूट होगा वो ऐसा होगा, मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही दोनों रूट ऐसे होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। पर अगर एक में रूट आ रहा है, मतलब अगर एक में मान लो ऐसा आ जाता है अल्फा आ रहा है सिर्फ -√5, तो कोई बताएगा दूसरा क्या आएगा रूट? दूसरा क्या आएगा? सिर्फ +√5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो p 0 ही हो गया। तो p का तो हम साइन चेंज करते भी नहीं थे, हमें क्या करना है बस q वाले का जो रूट के अंदर लिखा होता है उसका साइन चेंज करना है। तो अगर एक पहला ही नेगेटिव आ रहा है तो दूसरा पॉजिटिव वाला होगा। बात समझ में आई? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना और फिर बताना। इफ, मैंने बोला इफ ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 दिया हुआ है और a इज नॉट इक्वल टू 0, फिर बोला है एंड d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज नॉट अ d इज नॉट, नहीं d इज कर देते हैं, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर है देन रूट्स आर, पहला ऑप्शन है, चलो ऑप्शन नहीं वैसे ही पूछ लेता हूँ, रूट्स आर कैसे होंगे? तो मैंने बोला रूट्स आर रैशनल होंगे, रूट्स आर बोथ, पहला ऑप्शन चलो दे ही देता हूँ, बोथ रैशनल, क्या दोनों रैशनल होंगे? सेकेंड ऑप्शन है वन रैशनल अदर इररेशनल होगा। थर्ड ऑप्शन है बोथ इररेशनल, रूट्स। और लास्ट ऑप्शन है बोथ इक्वल रियल रूट्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अच्छा, पहले वाले ऑप्शन में बोथ डिस्टिंक्ट लिख लो, डिस्टिंक्ट रैशनल रूट्स। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? सर ए ऑप्शन। उसका रीजन भी दे दो बेटा। ठीक है, बिल्कुल पहला ऑप्शन। उसका रीजन ये आपने बोला d ग्रेटर देन 0 है, तो ये बात समझ में आती है कि दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। अच्छा ठीक है। फिर आपने बोला d परफेक्ट स्क्वायर है, अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका रूट सॉल्व हो जाएगा, तो वो इररेशनल नहीं आएगा d, क्योंकि जो रूट इररेशनल आते हैं अगर रैशनल कोएफिशिएंट्स हैं तो वो इसी वजह से आते हैं, क्योंकि d जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो रूट में रह जाता है। इस वजह से हमारे आंसर कुछ रूट वाले आते हैं इररेशनल। तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका मतलब d का रूट से बाहर निकल जाएगा, तो जब बाहर निकल जाएगा तो -b प्लस और माइनस जब रूट डी करेंगे तो वो कुछ ना कुछ रैशनल ही होगा। तो और डिवाइड बाय 2 है वो भी रैशनल है, तो आंसर जो आएंगे वो दोनों कैसे आएंगे? रूट्स बोथ डिस्टिंक्ट आएंगे, ये बात क्लियर है, लेकिन दोनों रैशनल भी आएंगे। क्लियर है बात? समझ में आया भाई? एग्जांपल ले लो बेशक से x² क्या लें, 4x + 4 = 0। तो मैंने देखा यहाँ पर, अच्छा इसमें तो मेरा d क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, क्या ले लें, अगर d की वैल्यू लेट से आती है 16 आती है, चलो x ही ले लेते हैं। d अगर 16 आता है तो आप x क्या लिखोगे? एक लिखते हो -b + √d, तो 4 आएगा डिवाइड बाय 2a। और जो दूसरा आएगा अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा है, और बीटा क्या आएगा? -b - 4 डिवाइड बाय 2a। अब आपको पता है b और a ये तो रैशनल ही है, क्यों? क्योंकि इक्वेशन में, अच्छा मैंने बोला नहीं था, ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने यहाँ पे बोलना चाहिए था कि ABC कैसे हैं भाई, क्यों ABC पर भी कंडीशन लगानी पड़ेगी तभी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो अगर ABC में कहता हूँ रैशनल है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? बोथ डिस्टिंक्ट रैशनल रूट आएंगे। अगर मैंने ये कंडीशन नहीं दी होती, देखो ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं दी होती तो फिर नहीं बता सकते, फिर इन ऑप्शन में से भाई कोई सा भी हो सकता है, फिर लाइक नहीं कह सकते। अच्छा लास्ट वाला तो पक्का नहीं होता, फिर बाकी जो है वो ट्रू हो सकते थे। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले कंडीशन बताओगे कि ABC सारे रैशनल हैं, क्योंकि तभी हम बोलेंगे ना, क्योंकि 4 रैशनल है ये तो क्लियर हो गया, लेकिन B और A के बारे में तो अभी नहीं बोल सकते थे ना, जब तक ये बताएंगे नहीं कि वो रैशनल है। तो B और A पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा सभी को? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है कि
एक ग्राफ दिया हुआ है, मैंने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस भी करा था कुछ ऐसा, जाते जाते कुछ मान लो ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। चलो इस ग्राफ को उल्टा कर देता हूँ, ऐसा ले लिया, ऐसा बना दिया। ये हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन का, ये क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल का एक ग्राफ बना दिया हमने, जिसके जीरोस आपको दिख रहे होंगे। ये अल्फा हो गया मान लिया, ये आपका बीटा है। तो मैंने पूछा आपसे कि अगर ये इसको रिप्रेजेंट करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें ए जीरो नहीं है, कोई पॉलिनॉमियल लेते हैं y इक्वल टू इस क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल को, इस क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल का मैंने ग्राफ बना दिया। तो अब मुझे ये बताना है कि जो ए बी सी के साइन है वो कैसे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। सिर्फ ये नहीं बताना कि कितना होगा, क्योंकि वो तो नहीं बता सकते कि क्या होगा बेस्ड ऑन द ग्राफ, जो हमें ग्राफ दिया हुआ है। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि साइन कैसे होंगे, ए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, या सी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो स्टार्टिंग विद ए तो बता दो जल्दी से, बहुत इजी है देख कर। पॉजिटिव। ए कैसा है, ए कैसा है भाई, ऐसे मत करो, नेगेटिव सर। नेगेटिव है बेटा, उल्टा है ना, Yes. डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अगर डाउनवर्ड पैराबोला बनता है तो ए क्या होता था, नेगेटिव। ए अगर अपवर्ड ऊपर की तरफ जाता यू शेप में, तो फिर क्या होता, ए पॉजिटिव होता। तो ये तो सबसे सिंपल था, ठीक है। अच्छा अब बी और सी में से कैसे बताएं साइन, सर बी बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, रीजन समझाओ कैसे, बताओ क्या किया। ग्रेटर देन 0। कैसे, लेकिन कैसे, जैसे अल्फा हमने देखा और बीटा देखा, थोड़ा सा अल्फा और बीटा देखकर इसको भी दो तरह से देखते हैं, देखो समझाता हूँ। सबसे पहले हमने देखा अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा जो लिखा हुआ है, हमने देखा कि अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, बीटा हमारा पॉजिटिव है, तो ये बात तो समझ में आती है। फिर हमें दो रिलेशन पता थे, याद है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की क्या होती थी वैल्यू, माइनस बी बाई ए होती थी, इसकी वैल्यू सी बाई ए होती थी, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो कोई बताएगा अल्फा प्लस बीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेट या नेगेटिव आएगा। हमने अल्फा का देखा कि अल्फा लाइक नेगेटिव में है थोड़ा सा, और बीटा जो है वो पॉजिटिव में ज्यादा आगे है। तो दोनों का जो प्लस करेंगे तो क्या आएगा साइन, नेट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बात ठीक है। यस सर। अच्छा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव किसके इक्वल कह रहे हो आप, माइनस बी बाई ए के इक्वल कह रहे हो आप। फिर आपको ए का तो साइन पहले से ही पता है, ए का साइन क्या था भाई, पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव नहीं, क्या था, नेगेटिव। ए का हम डिसाइड कर चुके हैं साइन कैसा है, नेगेटिव। तो माइनस बी और नीचे वाला नेगेटिव कट जाएंगे, तो पॉजिटिव नंबर इक्वल टू होगा बी अपॉन समथिंग पॉजिटिव। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो बी का साइन क्या होगा भाई, पॉजिटिव, यानी कि बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये भी क्लियर हो गया। अब सी का साइन बताएगा भाई, कैसे बताएं सी का, सर ये भी पॉजिटिव होगा। अच्छा हाँ, अच्छा एक चीज और, हाँ क्या बोला आपने, क्या होगा, सी भी, सर पॉजिटिव। सी भी पॉजिटिव होगा, ओके। अच्छा एक और देखो, मैंने जैसे बी का साइन बताया एक तरह से, तो रटना नहीं है, एक और तरीका देखो, क्योंकि अभी हम इसके बाद जब करेंगे एक आएगा लोकेशन ऑफ रूट्स, उसमें ये वाली जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ये वाली चीजें लगाएंगे हम, तो इसलिए समझा रहा हूँ ये सारी बातें। मैंने आपको याद है वर्टेक्स भी बताया था, किसी को याद आ रहा है, क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर, याद है। इसको डेराइव भी कर सकते हैं, अभी डेराइव भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमने वर्टेक्स करा था। वर्टेक्स क्या होता है, जहां से हमारा ग्राफ जो होता है क्वाड्रिक फंक्शन का, क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल का, वो क्या करता है, टर्न करता है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट, अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो हाईएस्ट पॉइंट होगा ये, और अगर अपवर्ड पैराबोला है तो लोएस्ट पॉइंट होगा। यहां से इस पॉइंट से ग्राफ क्या कर जाता है, टर्न कर जाता है शेप अपनी। और ये जो मैंने लाइन बनाई है डॉटेड, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसकी अगर मैं बोलूं इक्वेशन कितनी होगी, तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है कहां से, वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, x इक्वल टू करके लिखी जाती है। तो x इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि माइनस बी बाई टू ए से ही पास होगा, तो ये इसकी क्या होगी, इक्वेशन होगी लाइन ऑफ सिमेट्री की। तो लाइन ऑफ सिमेट्री लिख दिया, वर्टेक्स लिख दिया हमने। अब वर्टेक्स को देखकर, माइनस बी बाई टू ए को देखकर क्या हम बी का साइन बता सकते हैं। तो हमने देखा ये जो वर्टेक्स है, इसका ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये साफ पता लग रहा है, ये वाला पॉइंट जो होगा ऐसा होगा ना, माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो। अब कोई डायरेक्टली बता सकता है कि माइनस बी बाई टू ए जो होगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ग्राफ को देखकर क्या है वो पूरा एज अ होल, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव क्योंकि भाई ये वाला पॉइंट जो होगा साफ दिख रहा है कि ओरिजिन से राइट में जा रहा है पॉइंट, तो ये ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा। अच्छा अगर ये पॉजिटिव है, ए की वैल्यू कैसी थी, ए की वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव,
तो माइनस बी और नीचे ए की वैल्यू आप कह रहे हो नेगेटिव है, तो 2 इंटू ए भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा, और इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है, तो माइनस माइनस कट गया, तो बी का साइन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। बी का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है भाई? ऐसे भी बता सकते हैं, देखो मैंने अल्फा प्लस बीटा से भी करके बताया, और ये जो वर्टेक्स था उस वाले से भी बता दिया। ठीक है, तो एनालाइज बहुत तरह से कर सकते हैं। अब आता है सी के बारे में। तो कोई सी बताएगा, सी भी दो तरह से बता सकते हैं, सी का साइन क्या होगा। तो पहला तरीका कि जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल गिवन है आपका एफ एक्स, जिसको हम वाई बोल देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें आप बोलते हो ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप सोच के देखो, अगर मैं एक्स की जगह जीरो रख दूं, एक्स की जगह रख दूं, तो ए इंटू जीरो जीरो, बी इंटू जीरो जीरो, सिर्फ सी बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर x की वैल्यू, जहां पर आप x जीरो रखोगे, वहां पर जो y का वैल्यू आएगा वही c है। तो अब आपको पता है x जीरो कहां पे होता है, x की वैल्यू जीरो कहां पे होती है भाई, जहां पर y एक्सिस होता है, राइट। y एक्सिस पे हमेशा x क्या रहता है, जीरो। तो हम ग्राफ देख रहे हैं, तो ग्राफ में हमने देखा कि y एक्सिस को ग्राफ कहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है यही मेरा क्या होगा, 0, c पॉइंट ही तो होगा। आया समझ में? ये बात समझ में आई? बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये पॉइंट मेरा 0, c है, ये पॉइंट अगर मेरा 0, c है, तो आपको देखकर ही पता लग रहा होगा ग्राफ कि c पॉइंट यार ऊपर आ रहा है ओरिजिन से, तो c पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, c क्या होगा, पॉजिटिव। अब एक और तरीका, c और कैसे बता सकते थे, c ऐसे भी बता सकते थे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई, क्योंकि इसमें c आ जाता है। अब आपको अल्फा पता है, अल्फा कैसा है, नेगेटिव, बीटा कैसा है, पॉजिटिव। तो आप सोच के देखो, जब आप अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा। सभी को पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव आता है। हाँ, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, और सी हमें नहीं पता, चलो साइन, लेकिन ए का तो पता है, ए नेगेटिव है। सर साउंड कट रही है सर। हाँ बेटा, सभी को आ रही है बात सही, बाकी सभी को? Yes, sir. सर साउंड Yes, अच्छा, sir. अच्छा बाकियों को आ रही है। मे भी यार थोड़ा सा हो सकता है आपके एंड पर नेटवर्क इश्यू हो, क्योंकि यार मेरा तो सही दिखा रहा है। ठीक है, अब आ रही है बेटा सभी को सही? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। तो अब अगर नेगेटिव लेफ्ट साइड पे और c अपॉन नेगेटिव कह रहे हो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो c की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव नहीं हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है भाई, तो c की वैल्यू भी हमने दो तरह से बता दी, और b की वैल्यू भी दो तरह से निकाल दी, और a तो हमें पता ही है कि अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला है, तो कैसा होगा, ये क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है, अब आता है लेट्स से, मैंने बोला वर्टेक्स, वर्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, कि कोई भी हम पैराबोला बनाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ये जीरो नहीं है, तो मैंने बताया कि या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। फिर मैंने क्या बोला था कि लेट्स से अपवर्ड वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो, तो ऐसा पैराबोला बनेगा। फिर मैंने कहा था जहां से ग्राफ टर्न करता है, ये पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, और ये पॉइंट हमारा इस वाले ग्राफ में क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट होगा, राइट, सबसे मतलब नीचे होगा, मतलब y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लोएस्ट या मिनिमम। अगर मैं कहूं कि इस ग्राफ को देखकर अगर मैं बोलूं मिनिमम y वैल्यू, y की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो यही होगी माइनस डी बाई 4a। याद है मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाकर बताया था एक बार, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से समझाता था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम बता सकते हैं कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। लेकिन अगर मुझे ये वर्टेक्स पता है कि कैसे लिखते हैं, तो मैं इसके थ्रू भी बता सकता हूँ। और इस वाले केस में क्या होगा, लेट्स से ग्राफ ऐसा है इस बारी, तो इस केस में जो वर्टेक्स होगा वो हाईएस्ट पॉइंट होगा, माइनस बी बाई टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन इस बार इस वाले केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, इस बार y की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, माइनस डी बाई 4, क्योंकि ग्राफ ऊपर से टर्न कर रहा है, तो इसका मतलब उससे ऊपर नहीं जाएगा, मतलब y की वैल्यू भाई इस वैल्यू से ऊपर गई नहीं, और इस वाले में इससे नीचे नहीं गया, इस वाली वैल्यू से, क्योंकि जो y एक्सिस पर हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ले रहे हैं वो है माइनस डी बाई 4a, और y की वैल्यू पहले वाले में मिनिमम आ रही है, क्योंकि उससे ऊपर तो इनफाइनाइट तक जाएगी, क्योंकि एरो बना रखा है, तो एरो का मतलब है भाई ग्राफ ऊपर चलता ही जाएगा, तो y की वैल्यू तो इनफाइनाइट एज लार्ज एज पॉसिबल हो सकता है। सेकेंड ग्राफ में क्योंकि ग्राफ ऊपर से टर्न कर रहा है, तो उस पॉइंट से ऊपर नहीं गया माइनस डी बाई 4a से, तो वो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब ये जो मैंने वर्टेक्स लिखा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब मैंने तो बता दिया कि वर्टेक्स का फॉर्मूला ये होता है, बट आया कहां से,
आप क्या बोलते हो कि ये जो ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है ये क्या होता है, अल्फा होता है और ये बीटा होता है, राइट। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, अल्फा होगा, ये क्या होगा, बीटा होगा। अच्छा, अब आपको इस मैंने बोला था कि जो पैराबोला हम बनाते हैं वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसे होगी, बिल्कुल मिडल से पास होगी। तो ये मिडल में मतलब ये जो पास कर रहा हूं मैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ये किसके मिडल में पास होगी, अल्फा और बीटा के बीच में ही तो होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये बात समझ में आई? तो अगर मुझे एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है तो अल्फा और बीटा के बीच में ही लाई करेगा ना। जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहाँ है, एग्जैक्टली मिडल में है ना ग्राफ के। ये बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। तो अगर भाई अल्फा बीटा के बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल में जाना है एक्स निकालने के लिए, तो क्या करोगे आप, तो जो एक्स की वैल्यू होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स होगी, वो क्या होगी, माइनस सॉरी अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, यही होगी ना। जो वर्टेक्स का आप एक्स लिख रहे हो और जो वर्टेक्स का वाई लिख रहे हो आप, वो माइनस डी बाई 4 ए और माइनस बी बाई 2 ए, उसका जो एक्स होगा वो यही होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, दोनों के मिडल में, क्योंकि सिमेट्रिकल ग्राफ है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी याद है, माइनस बी, लेट से हम ले लेते हैं माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2 और बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2 और इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 भी करना है। तो क्या आएगा आंसर, देखो जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, माइनस 2 भी आएगा, रूट डी पॉजिटिव का नेगेटिव तो कट जाएंगे, नीचे बचेगा 2a और होल डिवाइड बाई 2a भी 2 भी चल रहा है, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा माइनस बी बाई 2, यही आया ना। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। और y कैसे निकालोगे, आप कह रहे हो कि y इक्वल टू था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप सोच के देखो, अगर x की वैल्यू आप माइनस बी बाई ए पुट करोगे तो y की वैल्यू देखो क्या निकलेगी, a टाइम्स माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, b टाइम्स माइनस बी बाई 2a प्लस सी, तो क्या आया a टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a प्लस सी। एक a से एक a कैंसिल कर दिया, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4a आएगा, ऊपर तो बी स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर आएगा माइनस 2b स्क्वायर और c के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a, तो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर, राइट टर्म सॉल्व कर ली, डिवाइड बाय 4a। अब अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो लिख सकते हो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आपको याद आ रहा होगा कि भाई जो d होता था आपका वो यही तो होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस का d डिवाइड बाय 4a। तो x की वैल्यू आई माइनस बी बाई 2a, y की वैल्यू आई माइनस डी बाई 4a। तो वर्टेक्स जो एक्स वाई आप बोलते थे वो क्या आएगा, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4। क्लियर है सभी को, ठीक है भाई। यस ये सर। फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, डराइव भी कर दिया कि आया कहां से। सर रिपीट कर दो एक बार। रिपीट बेटा, देखो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि ये जो वर्टेक्स का मैंने फॉर्मूला बोला ये तो लर्न कर लो, मतलब याद होना ही चाहिए, पेपर में आप डराइव होना करने बैठोगे, लेकिन लॉजिकली बता रहा हूँ ताकि आपको कनेक्ट भी करना है कि हो क्या रहा है। तो वर्टेक्स मैंने बोला एग्जैक्टली अल्फा और बीटा के बीच में होता है जो रूट्स हैं, मतलब क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकल है और वर्टेक्स से ही लाइन ऑफ सिमेट्री पास होगी, तो अल्फा और बीटा के बिल्कुल बीच में लाई करेगा वर्टेक्स एग्जैक्टली। तो जहां पर अल्फा और बीटा है, तो अब आपको अल्फा की वैल्यू पता है क्या होती है, बीटा की वैल्यू पता है क्या होती है। तो मैं जब मैं कह रहा हूँ कि x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली अल्फा और बीटा के बीच में होगी, ये बात समझ में आती है। तो जब बीच में लेना है तो एग्जैक्टली तो मैं क्या लूंगा, x की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लूंगा, है ना। जैसे 1 और 2 के बीच में आप क्या बोलोगे, 1.5 है, तो 1 प्लस 2 करके कितना आएगा 3, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1.5 ही तो आएगा। तो दो नंबर के बीच में अगर मिडिल में जाना है तो उनको प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है। तो मैंने प्लस करके जब डिवाइड बाई 2 करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई 2। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप फंक्शन में जाओगे, फंक्शन क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, तो आपने x की वैल्यू पुट कर दी माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, और जब सॉल्व करा, सॉल्व करके y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी बाई 4 आ गया। तो आपका जो वर्टेक्स है वो आपने प्रूव कर दिया कि x इतना है y इतना है, समझना है, बोलो भाई क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद आता है जैसे मैंने ये समझा दिया कि वर्टेक्स समझ में आ गया सभी को, अब आता है लेट्स से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन से पहले एक कंडीशन हो, एक और कॉमन रूट के लिए क्या कंडीशन है। अगर मैं कहता हूं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उनका अगर कॉमन रूट है तो वो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो पहला है कि इफ दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है a1 x स्क्वायर b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी कुछ ऐसी गिवन है, या चलो ए बी सी ना लिखकर मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक को एबीसी लिख दूंगा, एक को पी के बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक ये है, और एक है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0, इसमें पी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
कुछ स्क्रीन पे आ रहा है नहीं आ रहा भाई, फ्रीज हो गया? हाँ अब आ रहा है बेटा, दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 और p नॉट इक्वल टू 0, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और मैं कह रहा हूं कि इफ दे हैव बोथ कॉमन रूट्स, मैं कह रहा हूं दोनों ही कॉमन रूट्स हैं, अगर दोनों के रूट्स कैसे हैं, कॉमन है मतलब सेम है, मतलब जो पहली इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे और जो सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, अगर वो रूट सेम आ रहे हैं दोनों के, तो कंडीशन क्या होगी उसके लिए? कंडीशन क्या है? कंडीशन इज a अपॉन p, b अपॉन q एंड c अपॉन r भाई क्या होंगे? दोनों के प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब जो कोएफिशिएंट्स हैं वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लिया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके बताएगा कोई रूट्स क्या आएंगे जल्दी से? इसके रूट्स क्या आएंगे भाई? 1 और 2 आएंगे ना, x माइनस 1 फैक्टराइज करके आएगा और x माइनस 2 आएगा फैक्टराइज करके, राइट है ना? बताओ बताओ जल्दी से, यही आएंगे ना, x माइनस 1 x माइनस 2, और जब इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी और एक में 2 आएगी, राइट? ये ठीक है? यस सर। चलो मैंने एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके निकालना एक बार जल्दी से, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालना, मल्टीप्लाई करके क्या रहा है 8 और ऐड करके -6, तो -4 और -2, मिडिल में स्प्लिटिंग करके जल्दी से बताओ x की वैल्यूज क्या आती है इससे? बोलो भाई क्या है? आया किसी का? हमने -6x को बेटा स्प्लिट कर दिया ऐसे, -4x -2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन हो गया तो x माइनस 2, -2 कॉमन हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और एक आ गया 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर x की वैल्यू 1 होगी, तो क्या है रूट्स? यहाँ से भी, यहाँ से भी 1 और 2 ही नहीं आ रहे, तो इसका मतलब जो हम बोल रहे थे कि भाई अगर रूट्स दोनों ही कॉमन है, तो आपको दिख रहा होगा दोनों रूट्स मैंने कॉमन दिखा दिया ना, तो अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो अब एक चीज मैंने कंडीशन बोली थी, क्या कंडीशन बोली थी? कि इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। तो चेक करो 1/2, ये मैं चेक कर रहा हूँ दोनों के कोएफिशिएंट लेकर, 1/2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ले लिया, फिर x का कोएफिशिएंट ले लिया और फिर c ले लिया, क्या सेम आ रहे हैं? सारे इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे भाई? आ रहे ना? ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई क्या कि अगर दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेम है, मतलब कॉमन है, कॉमन का मतलब वो सेम है दोनों के दोनों, तो फिर क्या होगा? बेसिकली वो दोनों इक्वेशन बेसिकली सेम ही होंगी, बस उनके जो कोएफिशिएंट है वो एक दूसरे के कुछ मल्टीपल्स होंगे। मतलब पहली इक्वेशन में आ रहा था 1 -3 2, दूसरे में हमने क्या लिख दिया? 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2 -6 और 4, तो प्रोपोर्शन में ही होंगे। क्लियर है बात? तो ये कंडीशन सभी को समझ में आया बेटा कैसे लिखी मैंने? सर ठीक है, तो ये कंडीशन होगी, याद रखनी है कि अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप कह रहे हो बोथ कॉमन, दोनों ही कॉमन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनके जो कोएफिशिएंट होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। ये बात समझ में आई सभी को? अब आता है अगर एक रूट कॉमन है तब वो कैसे निकालेंगे? अगर एक रूट आ जाता है तब कैसे निकालेंगे? मान लो एक क्वेश्चन आ गया, या पहले इक्वेशन ले लेते हैं, लेट्स से हम ऐसे बोला, तो तरीका क्या है? पहले तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो मैं कहता हूं कि मुझे रूट्स निकालने हैं, या कंडीशन बनानी है कि एक कॉमन रूट के लिए, या वो कॉमन रूट मुझे निकालना है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं कह देता हूं एक कॉमन रूट है तो वो कैसे निकालूंगा मैं? तो उसका तरीका क्या है? तो लेट्स से एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन दिया मुझे किसी ने, लेट्स से क्वेश्चन है इफ 3x स्क्वायर प्लस 4mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और एक और ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, may have a common root, ऐसे बोल दिया। हम कह रहे हैं भाई इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉमन रूट हो सकता है, देन फाइंड n। आपको बताना है n की वैल्यू क्या होगी, जो मैंने मिसिंग मतलब जो अननोन दे दिया यहाँ पर m फर्स्ट इक्वेशन में, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो कैसे करें? अब इसको करने के तरीके तो बहुत हैं। देखो एक तरीका, पहला
सबसे पहले हमने क्या करा, इन दोनों में एक काम करो, एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उसको एलिमिनेट कर दो किसी तरह से। क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। या मैं ऐसे कर लेता हूं, चलो, लेट एल्फा बी द कॉमन रूट। मैं मान लेता हूं इन दोनों में अल्फा कॉमन रूट है। तो जब आप रूट बोलते हो कि कोई रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका मतलब ये होता है कि एक्स की जगह वो आप पुट कर सकते हो ना। ये बात समझ में आती है भाई? आप एक्स की जगह वो रूट पुट कर सकते हो, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अच्छा। तो अब आपने अगर अल्फा कॉमन रूट माना है और आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि वो कॉमन रूट क्या होगा, और फिर उसके बाद एम की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अब आप क्या करोगे बताओ? अब अगर आप कह रहे हो कि इनका एक कॉमन रूट अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर देता हूं। कैसे करूंगा? ऐसे मान के चलो, ये एक्स लिखा हुआ है और ये वाई लिखा हुआ है, ये एक्स लिखा हुआ है और ये वाई लिखा हुआ है, ऐसे सोच लो मन में। तो आप एलिमिनेशन मेथड करते थे ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा? 6 अल्फा स्क्वायर प्लस का 8 एम अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। यह आएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस का 6 इक्वल टू 0। ऐसा मैंने इसलिए किया, क्यों किया मैंने ऐसा? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे अल्फा स्क्वायर को गायब करना है ताकि अल्फा अल्फा बच जाए और अल्फा की वैल्यू एम की टर्म्स में आ जाए। तो मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया भाई कैंसिल। कितना बचेगा? अल्फा कॉमन लेकर, अल्फा कॉमन लेकर क्या बचा? 8n माइनस 6 और प्लस का बचा 10 इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा की वैल्यू आ गई -10 अपॉन 8n माइनस 6। थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, -5, ये 4m माइनस 3। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर है सभी को? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, अब अगर ये अल्फा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, ये दो इक्वेशन जो थी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, भाई अल्फा की वैल्यू मैं कहीं भी पुट कर सकता हूँ, एम की वैल्यू निकालनी है ना आपको। तो ये कॉमन रूट तो आ गया, लेकिन जब तक एम नहीं पता तब तक हम बता नहीं सकते। तो एम की वैल्यू निकालने के लिए, एम की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बताओ? सेकंड इक्वेशन में पुट करूं अल्फा की वैल्यू या फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं? किसमें पुट करनी चाहिए मुझे? फर्स्ट इक्वेशन में तो एम पहले से लिखा हुआ है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें? यस बताओ। सर। यस तो सर। 2 टाइम्स माइनस 5 डिवाइड बाय 4m माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -5 डिवाइड बाय 4m माइनस 3 और -2 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा बताओ? करो, क्या आएगा बताओ? 2 टाइम्स 25 डिवाइड बाय, इसको ऐसे ही लिखते हैं अभी, 4m माइनस 3 का होल स्क्वायर नीचे लिखता हूं ताकि एलसीएम ले पाए, माइनस का 15 डिवाइड बाय 4m माइनस 3 और -2 इक्वल टू 0। चलो एलसीएम लो, कितना आएगा? 50। एलसीएम लेंगे तो आएगा 4m माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे क्या करें? ऊपर बता दो क्या लिखूं? 50 माइनस का क्या लिख दूं? 15 टाइम्स 4m माइनस 3, एक मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां से 4m माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये ठीक है? क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब डिनोमिनेटर जो है वो तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब 4m माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि m की वैल्यू भाई 3/4 नहीं लेनी। ठीक है, इसको इग्नोर कर दिया, हमने मना कर दिया, नहीं होगी। तो बचा क्या? न्यूमरेटर वाला पार्ट। न्यूमरेटर वाला पार्ट को 0 रखोगे तो सॉल्व करो, कैसे आएगा? अच्छा, सॉल्व करने के लिए एक काम करें, थोड़ा सा इजी करने के लिए, क्वाड्रेटिक की बन रही है ना एक तरह से, तो मैं अगर मैं 4m माइनस 3 को कुछ मान लेता हूँ, क्या मान लूँ? y मान लेता हूँ, तो क्या आएगा भाई? -2y स्क्वायर माइनस का 15y प्लस का 50 इक्वल टू 0। और अगर मैं उल्टा करके लिख दूं इसे, कैसा हो जाएगा? 2y स्क्वायर, साइन चेंज कर रहा हूँ, 15y माइनस 50 इक्वल टू 0। कोई बताएगा जल्दी से रूट्स इसकी? मिडल ऑफ स्प्लिटिंग क्या होगी? मल्टीप्लाई करके आ रहा है -100 और ऐड करके आ रहा है 15। कोई बताएगा? प्रोडक्ट आ रहा है -100, सम आ रहा है 15। कौन से दो नंबर होंगे ऐसे? 20 और 5 है भाई, प्लस का 20 माइनस का 5, तो 2y कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? y प्लस 10, माइनस का 5 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? y प्लस 10 आ गया और 2y माइनस 5 आ गया। तो y की वैल्यू या तो -10 होगी या फिर y की वैल्यू 5/2 होगी। अब y थोड़ा ना निकालना था, हमें तो m निकालना था। तो m क्या माना था हमने? y को माना था हमने 4m माइनस 3 माना था, तो रख दो बस। तो 4m माइनस 3 इज इक्वल टू -10 रख दो एक बारी, और 4m माइनस 3 इक्वल टू 5/2 रख दो। तो m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? -10 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, एक ही आएगी, और यहाँ से आएगी 5/2, 5/2 प्लस 3 होल डिवाइड बाय 4। तो क्या आ रहा है आंसर? एक तो आ रहा है -7/4 और एक क्या आ रहा है?
6 + 5 11, 11/8, ये दो वैल्यूज आ गई। आया सभी को समझ में? यस सर। ठीक है, तो क्या करा, ध्यान से सुनो। पहले वाला केस क्या था? पहले वाला केस था कि अगर, मैंने पहले क्या बोला स्टार्टिंग में, कि अगर दोनों कॉमन रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं? अगर पहले वाले दोनों ही कॉमन रूट्स हैं दोनों इक्वेशन के, मतलब दोनों रूट्स जो निकल रहे हैं वही कॉमन है दोनों के दोनों, तो फिर कंडीशन है कि उनके जो कोएफिशिएंट होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या बोली मैंने? अब दूसरा मैंने क्वेश्चन लिया कि अगर मान लो एक कॉमन रूट है, दोनों कॉमन रूट नहीं है, दोनों हो भी सकते हैं, लेकिन उसने बोला अगर एक कॉमन रूट है तो दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, दी नहीं है उसने। तो अगर एक कॉमन रूट दिया हो तब क्या करना है आपको वो रूट निकालने के लिए, और अगर कोई अननोन दे दिया जैसे m, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो हमने मान लिया कि दोनों का जो कॉमन रूट है भाई वो अल्फा है, या तो अल्फा मान लो, बीटा मान लो, कुछ भी मान लो। तो आपने क्या करा, दोनों इक्वेशन में x की जगह पे अल्फा रख दिया। बेसिकली मैं x रखकर भी कर सकता था, समझाने के लिए लिख दिया मैंने कि भाई अगर कॉमन रूट है अल्फा तो x की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अल्फा से। तो बेसिकली मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने मन में बताया आपको कि ऐसे मान लो ये अल्फा स्क्वायर आपका x लिखा हुआ है और अल्फा आपका y लिखा हुआ है। जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती थी और आप x y निकालते हो, तो आप क्या करते हो, एलिमिनेशन करते हो। तो एलिमिनेशन करने के लिए मैंने अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या करा, सेम करा। तो ये पहला स्टेप है, आपको अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम करके क्या करना है, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर देना है। उससे क्या होगा, अल्फा की टर्म्स में आंसर आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, -5/4m-3। अब आपको पता है कि अगर अल्फा की वैल्यू ये है तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके अल्फा की वैल्यू पुट करके m निकाल सकता हूं। तो मैंने सेकंड इक्वेशन चूज कर ली क्योंकि इसमें m नहीं लिखा था। तो मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट करके जब सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक बनी, 4m-3 को कुछ भी मान लो, y मान लिया, सॉल्व करके y की वैल्यूज आ गई, और y की वैल्यू से मेरी m की दो वैल्यूज आ गई। तो ये इस तरह से मेरे m का आंसर आ गया। अब अगर वो कहे कि कॉमन रूट भी बताओ, तो कॉमन रूट क्या है मेरा, ये रहा, देखो ये रहा। अल्फा तो पहले से निकला पड़ा है ना, तो अल्फा की तो वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कितना आएगा, -5/m की वैल्यू क्या क्या आई है, एक आई थी आपकी, क्या आई थी, एक आया था 7/4 और एक बार 11/8, तो दोनों निकल जाएंगे ना, समझ में आ रही बात? तो यहां से भी अल्फा निकल जाएगा, यहां से भी अल्फा निकल जाएगा, तो अच्छा दो अल्फा आ जाएंगे, राइट? क्लियर है? दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी हमारी, क्लियर है? यस सर। ओके, yes sir, तो अलग अलग m के लिए दो अल्फा की वैल्यूज आ जाएंगी। तो m अगर -7/4 होगा तो आपको होगी कॉमन रूट ये होगा, और अगर m की वैल्यू 11/8 है तो कॉमन रूट ये होगा। ये ऐसे आंसर आए हमारे, ठीक है? सभी को आगे समझ में? यस सर। ठीक है, अब इसको यार इजी भी कर सकते थे हम, इतना इतना मतलब लिखने की जरूरत नहीं थी, पर ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे लाइक जेईई वगैरह में आते हैं तो उसमें इसी तरह से करना पड़ेगा। अब इसका लेकिन बहुत इजी अप्रोच भी हो सकता था। कैसे, क्या इजी अप्रोच हो सकता था? देखो, आपने ऑब्जर्व करा होगा, जिस बच्चे ने, उसने देखा यार ये जो सेकेंड इक्वेशन सर ने लिखी है उसमें तो कहीं पे m लिखा ही नहीं हुआ था। उसमें अगर m लिखा ही नहीं हुआ तो उसके तो रूट्स मैं वैसे ही निकाल सकता हूँ। बात समझ में आती है? जो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है उसके रूट्स तो मैं वैसे ही निकाल सकता हूँ। कैसे, 2x² + 3x -2, तो मल्टीप्लाई करके -4 आ रहा है और ऐड करके 3 आ रहा है, तो क्या लिख दूं, प्लस का 4x और माइनस का 1x, ऐसे लिख सकता था। यस तो सर। 2x कॉमन लेके आ गया, x + 2 -1 कॉमन लिया, x + 2, भाई मेरा आंसर आ गया x + 2, 2x - 1 = 0। तो x की वैल्यू या तो -2 होगी या x की वैल्यू 1/2 होगी। ये दो आंसर आ गए। अब x की वैल्यूज का मतलब रूट्स ही आ गए बेसिकली, कि रूट्स या तो -2 होगा या फिर 1/2 होगा। अब आपको m निकालना था, तो अगर मैं कहता हूं कि अगर इन दोनों का कॉमन रूट, इफ कॉमन रूट, भाई इसने कहा था एक कॉमन रूट हो सकता है, तो मान लेता हूं मेरा जो कॉमन रूट मैं मान रहा हूं, एक कॉमन रूट इज x = -2, अगर ये कॉमन रूट है तो m की वैल्यू कहां से निकालोगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, 3x² प्लस का 4mx 4mn। mx। अच्छा मेरा x यार n लगता है, सॉरी, हाँ मेरा डिफरेंस ही नहीं समझ में आता, x ऐसे लिखते हैं n ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो मेरा x n लग रहा है पर वो x है, ओके। 4mx, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो आप, क्या आएगी, 3 × 4 माइनस का 8m + 2 = 0। तो तुम्हारा आंसर आ गया, 8m को राइट साइड पे ले जाते हैं, ये कितना बचा, 12 + 12 + 12 + 2। 12 + 2 14 हो गया। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 7/4 आ रहा था कि 7/4? यस सर। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, 7/4 नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने? x की वैल्यू -2 आएगी एक, और एक x की वैल्यू ½ आएगी, ऊपर गड़बड़ करी है क्या मैंने? y की वैल्यू आ रही थी -10 और एक आ रही है y की वैल्यू 5/2, ठीक है? तो हमने y माना था 4m - 3 को माना था, 4m - 3, तो एक बार -10 रखा,
तो -10 + 3 -7/4 और ये आ रहा है 11/8। ऊपर ही कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, मेरे को लग रहा है। -15 हमने सबके साइन चेंज कर दिए थे। 2y² + 15y -50 = 0। फिर हमने मिडल स्प्लिटिंग करी +20 लेकर, तो उससे तो y -10 ही आएगा। -10 रखकर m की वैल्यू -7/4 आएगी। तो यानी कि हमने जो सेकंड इसमें करा, इसमें m की वैल्यू आ रही 7/4। और दूसरा निकालना क्या आएगा, अगर x की वैल्यू क्या लेते हैं, +1/2 लेते हैं। इफ x = 1/2 इज कॉमन रूट, देन m कितना आएगा। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 3x², तो 3 टाइम्स x का स्क्वायर प्लस क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं 4mx, 4 टाइम्स m क्या है नहीं पता, x की वैल्यू 1/2 है और प्लस का 2 = 0। करना क्या आएगा, 3/4 प्लस ये कट जाएगा 2m प्लस का 2 = 0। 2m = आ गया -2 -3/4, ये क्या आ रहा है -11/4। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है -11/8। ये सही आ रहा है? अच्छा, इसमें भी उल्टा आ रहा है, इसमें भी उल्टा आ रहा है। तो यार ऊपर मेरे ख्याल से ऊपर जो हमने करा है ना, उसमें मैंने शायद कहीं पे साइन की गड़बड़ कर दी है। चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। मुझे तो नहीं दिख रही इसमें, कहीं ना कहीं मतलब गड़बड़ तो है, क्योंकि आंसर नीचे वाला जो लिखा है वो सही होगा, क्योंकि उसमें लाइक कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं थी, तो उसमें तो एरर दिख नहीं रही हमें। किसी को दिख रही है क्या इसमें एरर? हमने क्या करा, पहले कोफिशिएंट सेम करे, कोफिशिएंट सेम कर कर -6 + 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करके अल्फा कॉमन लिया, 8m - 6 + 10 = 0। तो अल्फा की वैल्यू आ गई -10/8m - 6, जो कि हो गया -5/4m - 3। फिर हमने रख दिया सेकेंड इक्वेशन में रखा था ना। चलो देख ले रहे हैं कैलकुलेशन, बेटा कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, क्योंकि सेकंड वाला जो आंसर आ रहा है वही सही होगा। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से इस वजह तो एरर नहीं आ रही है हमारी, क्योंकि हम 4m - 3 को मान रहे हैं एंड y मान रहे हैं, राइट। तो अगर उल्टा मानते तो चलो एक कैलकुलेशन करके देखना, मैंने ऊपर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। या एक काम करना, इसको y मत मानो, इसको पूरा एक्सपेंड ही कर लेना। इसको ऐसे y मत मानो, इसको एक्सपेंड ही कर लेना, ठीक है। क्या आएगा एक्सपेंड करना है कभी, चलो यहीं पे कर दो, क्या आएगा, इसको यहीं पे एक्सपेंड कर देते हैं, बताओ क्या आएगा। 50 - 15 15 × 4 क्या लिख दूं, 60m, यस और सर। प्लस का 45 -2 टाइम्स क्या लिख दूं, 16m² प्लस का 9 माइनस का 12 × 2 24m = 0। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं, क्या आएगा, माइनस का 32m² हो जाएगा, ये वाला पहले लिख दिया मैंने टर्म। फिर प्लस का 50 माइनस का 60m प्लस का 45, फिर आएगा माइनस का 18 और प्लस का 48m = 0। तो माइनस का 32m², m बताओ कितना हो जाएगा, -60 और -48 कितना लिख दूं, -108। और कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, 50 + 45 95, 95 में से 18 माइनस कर दो, क्या बचेगा भाई, 95 में से 18 माइनस करोगे कितना बचेगा, प्लस का 95 - 18 भाई क्या आएगा, 77 77 = 0। ये आ गया ना। ये तो बहुत बड़ी क्वाड्रेटिक बन रही है ना हमारी, तो इसको डी वाले मेथड से करके देख लेना, दो आंसर यही आने चाहिए फिर, ठीक है, जो नीचे हमने करें, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम था तो इसमें एरर नहीं हुआ होगा। ये ठीक है हमारे आंसर दोनों के, ठीक है बेटा। बाकी मेथड समझ में आया क्या करना है? यस सर। यस सर। तो लेट्स से क्वेश्चन आ गया हमारा, रूट्स वाला ही लेते हैं, क्या लेके आ रहे हैं। मान लो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दोनों रूट अगर कॉमन है तो कैसे करेंगे, और अगर एक रूट कॉमन है तब कैसे कंडीशन लगाएंगे, ये बात समझ में आई सभी को ना। लेट्स से क्वेश्चन है, ओके अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन दिया हुआ है value of m for which
इक्वेशन क्या दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0 हैव 1 रूट इन कॉमन। ऐसे बोल दिया कि एक वैल्यू बतानी है m की जिसके लिए दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, कॉमन है। ठीक है, इस बताना है क्या होगी कंडीशन, तो वो m की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है हमें कंडीशन लगाकर। तो एक वैल्यू दी हुई है -√2, एक दी हुई है -i√3, कॉम्प्लेक्स उस फॉर्म में दिया हुआ है, c दिया हुआ है i√5 और d दिया हुआ है रूट। इनमें से बताना है कि कौन सी वैल्यू m की पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अगर एक रूट कॉमन हम मान रहे हैं तो मान लेते हैं दोनों में अल्फा कॉमन रूट है। मैंने मान लिया अल्फा कॉमन रूट है, तो क्या कंडीशन लगाओगे आप, अल्फा स्क्वायर प्लस एम अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरे में क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस एम इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। इसके बाद मैंने क्या बोला था, एलिमिनेट कर दो अल्फा स्क्वायर को भी, कर दिया एलिमिनेट। क्या बचेगा, अल्फा कॉमन लेके बचेगा m-1 और यहाँ पे बचेगा -1 माइनस एम इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये दोनों राइट साइड पे ले जाओगे तो हो जाएगा m+1 डिवाइड पे हो जाएगा m-1। यहाँ तक आया सभी को समझ में? यस सर। तो ये मेरा क्या आ गया, कॉमन रूट आ गया। अब लेकिन मुझे कॉमन रूट थोड़ा निकालना है, मुझे तो m की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए कॉमन रूट है। तो m की वैल्यू कैसे निकाले, कॉमन रूट तो आ गया। अब मैंने क्या कहा था, अल्फा की वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो मैं कौन सी इक्वेशन ले लूं, सेकंड वाली ले लूं, सेकंड वाली ज्यादा इजी है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, n प्लस n इक्वल टू 0, ये था ना। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक अल्फा की जगह मतलब x की जगह अल्फा पुट कर देता हूँ, क्या आएगा m+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m-1 प्लस m+1 डिवाइड बाय m-1 और प्लस का m इक्वल टू 0। तो बताओ क्या आएगा सॉल्व करके, m+1 का होल स्क्वायर ही रहेगा ऊपर, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे भी स्क्वायर है तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, m+1 के साथ m-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, एक, और m के साथ क्या हो जाएगा, m-1 का होल स्क्वायर। ये ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। अब आप कह रहे हो कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ रहा है, लाइक उसको हम बोल देते हैं कि 0 नहीं होगा, तो m-1 0 नहीं हो सकता, नहीं तो अदरवाइज नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, अब सभी में से कुछ कॉमन आ रहेगा, नहीं कॉमन तो नहीं है, सब में से डिनोमिनेटर में से ओपन ही करना पड़ेगा भाई, करो। क्या आएगा, m² + 1 + 2m प्लस का क्या आएगा, m² - 1 और फिर m के साथ क्या मल्टीप्लाई में आ रहा है, m² + 1 - 2m इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके क्या आया, 2m² प्लस का 2m प्लस 1 और -1 तो कट गया भाई, 0 हो गया, प्लस का क्या बचा, m³ + m - 2m² इक्वल टू 0। क्या आ गया, ये दोनों भी कट गए भाई, क्या बचा, m³ प्लस कितना बचा, 2m 3m प्लस m। यस। तो m अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है ना, सॉरी 2 क्या, 3 आएगा, 3 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर m² की वैल्यू 3 होगी। तो यानी कि आ रहा है m इक्वल टू 0 आ रहा है, m की वैल्यू +√3 आ रही है, या फिर अच्छा प्लस नहीं, क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि जब राइट साइड पे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -3 का जब रूट लोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक ऐसे लिखा जाएगा, पहले चलो ऐसे लिख देता हूँ, -√3 ऐसे, एक पॉजिटिव वाला और एक माइनस का -√3 है ना, ये दो आंसर आएंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 आए पॉजिटिव वाला, और इसको लिख सकते हैं -√3 आए, ये ठीक है। यस सर। अब उसने पूछा था m की वैल्यू बता दो, तो इनमें से कोई ऑप्शन था क्या, सभी को दिख रहा है? यस सर। ये ऑप्शन माइनस का √3 आए, तो कोई एक वैल्यू बतानी थी, तो m की ये इस वैल्यू के लिए हम कह सकते हैं उनका एक रूट क्या होगा, कॉमन होगा। आया सभी को समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा लाइक कंडीशन क्या थी, कोएफिशिएंट की, और मैंने बताया था नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, ए बी सी का साइन कैसे डिसाइड करते हैं, वर्टेक्स का वो बताया लॉजिक कि वर्टेक्स कैसे निकला, वर्टेक्स इज द लाइक हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट जहां पर y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, और वो डिसाइड कर सकते हैं कि ग्राफ की शेप कैसी है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है तो वो वैसे भी बता सकते हैं कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें बताना है कि वो मैक्सिमम और मिनिमम कितना है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है। तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर से भी समझा था, याद है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, याद आ रहा है सभी को कि इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी जज कर लेते थे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। पर वो एज कंपेयर टू अगर वर्टेक्स वाला जो मेथड है वो डायरेक्ट फॉर्मूले से पता लग जाएगा,
नहीं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाकर करना पड़ेगा। तो अगर आई वुड एडवाइस कि भाई अगर हमें इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स वाले मेथड से कर देंगे, वो ज्यादा इजी है फॉर्मूला लगाकर। लेकिन आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर आना चाहिए क्योंकि वो आगे भी कहीं पे यूज होगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर सभी को आना चाहिए कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो क्या करते थे याद है, 3 कॉमन लेकर क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 3 प्लस 7/3 ऐसे लिख दिया। फिर क्या करते थे, अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। कोई बताएगा एक्स प्लस किसका होल स्क्वायर लिख दूं, एक्स प्लस किसका होल स्क्वायर लिख दें? सर एक्स बाई 1/6 का। भाई क्यों 1/6? क्योंकि जो x का कोफिशिएंट लिखा होता है उसका आधा ले लेते हैं, याद है, और उसी का स्क्वायर माइनस कर देते थे, और प्लस में जो लिखा हुआ 7/3 वो एज इट इज ये आएगा। क्या आया, x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर माइनस का 1/36 प्लस का 7/3। इन दोनों को थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये आ गया आंसर मेरा। माइनस प्लस ले लेता हूँ, चलो एलसीएम आ गया 36, तो ऊपर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 7 84। तो आंसर आएगा 3 टाइम्स एक्स प्लस 1/6 का होल स्क्वायर और प्लस का 83/36 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये आ जाएगा 12। तो ये आ गया 3 टाइम्स एक्स प्लस 1/6 का होल स्क्वायर और प्लस का 83/12। तो अगर मैं बोलूँ इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी भाई, इसकी आप अगर मैं पूछूं आपसे इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो पहले वाला लिखा हुआ था 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स प्लस 1/6 को और होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर 0 से तो कम कभी नहीं आएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, और मैक्सिमम तो भाई इनफाइनाइट तक जा सकता है, बता ही नहीं सकते। तो फिर अगर प्लस कर रहे हो आप क्या 83/12, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 83/12 और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनिटी रहेगी, वो बता नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ग्राफ इसका बनेगा ऐसा, क्योंकि ए पॉजिटिव था, तो मिनिमम वैल्यू होगी ये जो मैंने बताई। क्लियर बेटा सभी को? यस सर। सर तो ग्राफ में जो y निकालोगे आप वो यही आएगा आपका 83/12। चेक कर लो बेशक से, मैंने बताया था डी वो कैसे निकालते हैं, -d/4a करते हैं ना, तो आप करके देख लो, माइनस टाइम्स b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय अगर 4a करोगे यही वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके। a कितना था, a था 317 और c की वैल्यू 7, तो पुट कर लो b का स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी और माइनस करना है और डिवाइड बाय करना है 4 टाइम्स 3, तो क्या आएगा आंसर 1 माइनस का 12 इंटू 7 क्या होता है 84 डिवाइड बाय 12, तो आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 83/12 पॉजिटिव का यही आएगा। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी यही आएगा। ठीक है, तो लेकिन कंप्लीट द स्क्वायर आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आज जो मैंने बताया इतना ही पढ़ना, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट करेंगे हम लोकेशन ऑफ रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स, कि रूट्स जो हैं उन पे कुछ कंडीशन लगाएंगे कि रूट्स दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड कंडीशन पढ़ेंगे क्या क्या कंडीशंस है। तो मैंने जो ग्राफ बनाकर समझाया था ना, लॉजिक ये वाला ग्राफ ऐसे बना दिया था, उसमें मैंने सारा कुछ बताया था, ए का साइन क्या होगा, बी का साइन क्या होगा, सी का साइन क्या होगा, सारी चीज ऑब्जर्व की थी हमने। तो यही वाले कुछ लॉजिक लगेंगे, कुछ एक्स्ट्रा और उनको एनालाइज करके हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स नेक्स्ट क्लास में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्लियर? ओके, थैंक यू ऑल। यस सर, Good evening, sir. थैंक यू सर। Sir. गुड गुड इवनिंग बेटा।